इंटरनेशनल है। नमस्कार, ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद चीनी कहानी कार्यक्रम के तहत उपन्यास खोखला पहाड़ और पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। अब सुनिए आज के मुख्य समाचार। श्री जिनपिंग ने मालदीव की स्वतंत्रता की 61वीं वर्षगांठ पर मोहम्मद मोइज़ू को बधाई संदेश भेजा। इस साल के पूर्वार्ध में चीन की ग्रामीण अर्थव्यवस्था स्थिरता से बढ़ी। दक्षिण चीन सागर में डूबे वियतनामी जहाज में फंसे 62 लोगों में से चीन ने 39 लोगों को बचाया। अब आप दिव्या पांडे से सुनिए आज के पूरे समाचार। 26 जुलाई को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू को संदेश भेजकर मालदीव की स्वतंत्रता की 61वीं वर्षगांठ की बधाई दी। शी ने अपने संदेश में कहा कि चीन और मालदीव की मैत्रीपूर्ण आवाजाही का लंबा इतिहास है। राजनयिक संबंध की स्थापना के 54 वर्षों में दोनों देशों ने हमेशा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों पर मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास किया है, जिसने दोनों देशों की जनता के लिए ठोस लाभ लाया। वर्ष 2024 में राष्ट्रपति मोइज़ू की चीन यात्रा के दौरान हम एक साथ द्विपक्षीय संबंध को सर्वांगीण रणनीतिक साझेदारी तक उन्नत कर चीन मालदीव साझा भविष्य समुदाय के निर्माण को सहमत हुए। मैं राष्ट्रपति मोइज़ू के साथ समान कोशिश कर परंपरागत मैत्री का प्रचार कर व्यावहारिक सहयोग गहराने और चीन मालदीव साझा भविष्य वाले समुदाय का निर्माण आगे बढ़ाने को तैयार हूँ, ताकि दोनों देशों की जनता को अधिक कल्याण मिले। उस दिन चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भी अपने समकक्ष पीरोथिशम एडम को मालदीव की स्वतंत्रता की 61वीं वर्षगांठ पर बधाई संदेश भेजा। चीनी उप कृषि और ग्रामीण मामला मंत्री चांग शिंग वांग ने हाल ही में राज्य परिषद के सूचना कार्यालय से आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस साल के पूर्वार्ध में चीन की ग्रामीण अर्थव्यवस्था स्थिरता से आगे बढ़ती रही, जिसने समग्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को स्थिरता, नवीन व श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ने के लिए मजबूत समर्थन प्रदान किया है। परिचय के अनुसार इस साल चीन के ग्रीष्मकालीन अनाज उत्पादन में भारी फसल हुई, जो 15,076.5 करोड़ किलो की ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंची। गरीबी से छुटकारा मिले जिलों के प्रति किसान डिस्पोजेबल आय की वृद्धि दर देश भर के औसत स्तर से अधिक है और कृषि आधुनिकीकरण का स्तर रहा। इस साल के पूर्वार्ध में प्राथमिक उद्योग के निश्चित संपत्ति में निवेश साल दर साल 0.9% से बढ़ा और प्राथमिक उद्योग का अतिरिक्त मूल्य साल दर साल 3.7% से बढ़ा। इस पूर्वार्ध में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति डिस्पोजेबल आय 12,699 युआन थी, जो साल दर साल 5.5% अधिक थी। इसके अलावा देश भर में सूअर, गाय, बकरी और पोल्ट्री का मीट उत्पादन 5 करोड़ 5 लाख टन रहा, जो साल दर साल 4.3% अधिक है। चीनी यातायात और परिवहन मंत्रालय से मिली ताजा खबर के अनुसार इस साल के पूर्वार्ध में चीन में 1,40,000 नवीन ऊर्जा वाले भारी ट्रक बिके, जो साल दर साल 76.6% से अधिक है। नवीन ऊर्जा वाले ट्रक तेजी से लोकप्रियता के दौर में प्रवेश कर गए हैं। इस साल चीन में पुराने संचालित ट्रकों की स्क्रैप और नवीनीकरण कार्रवाई जारी है, जिसके लिए 2200 करोड़ अति दीर्घकालिक सरकारी बॉन्ड का समर्थन किया जाता है। इस कार्रवाई का मुख्य पहलू परंपरागत ऊर्जा वाले ट्रक की जगह नवीन ऊर्जा वाला ट्रक लेना है। अगले चरण देश में 30,000 किलोमीटर शून्य कार्बन सड़क परिवहन मार्ग निर्मित किया जाएगा और इलेक्ट्रिक भारी ट्रक के लिए 3,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जो यातायात बुनियादी संस्थापन के हरित ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देंगे। शेतांग स्वायत्त प्रदेश की सरकार के सूचना कार्यालय द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन से मिली खबर के अनुसार 14वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ल्हासा शहर ने पारिस्थितिक प्राथमिकता और हरित सशक्तिकरण के सिद्धांतों का पालन किया। उद्योग का अतिरिक्त मूल्य 13वीं पंचवर्षीय योजना अवधि तहत में 7 अरब 85 करोड़ 50 लाख युआन से बढ़कर 2025 में 27 अरब 16 करोड़ 10 लाख युआन हो गया, जो 3.4 गुना की वृद्धि रही। शहर के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग का अनुपात 11.3% से बढ़कर 24.9% हो गया, जो 13.6% अंकों की वृद्धि है। उद्योग की अग्रणी भूमिका में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह से सुधार हुआ और यह पूरे स्वायत्त प्रदेश पर उद्योग का प्रमुख विकास केंद्र बन गया।
वर्तमान में ल्हासा में बड़े औद्योगिक उद्यम 125 हैं। स्वायत्त प्रदेश स्तर पर 77 विशिष्ट और नवोन्मेषी उद्यम हैं, जो स्वायत्त प्रदेश की कुल उद्यमों का 84.6% है। 2025 तक बड़े औद्योगिक उद्यमों के मूल्यवर्धन में 16.7% की वृद्धि रही, जो स्वायत्त प्रदेश के कुल मूल्यवर्धन का 52.7% रहा, और स्वायत्त प्रदेश की समग्र वृद्धि में 68.2% का योगदान दिया गया। सांशा समुद्री खोज और बचाव केंद्र से मिली खबर के अनुसार दक्षिण चीन सागर में एक वियतनामी जहाज डूब गया, जिसमें 62 चालक दल के सदस्य सवार थे। इनमें से 39 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि 23 अभी भी लापता हैं। जानकारी के अनुसार चालक दल के सदस्य एक लाइफ राफ्ट पर सवार हो गए और समुद्री धारा के साथ बहते हुए नानशा द्वीप समूह में योंशा द्वीप के पास पानी में पहुंच गए। चीनी परिवहन मंत्रालय के नालवे रेस्क्यू 115 माइनर जहाज जो वहां से गुजर रहा था, 2 लाइफ राफ्ट्स का पता लगाया और कुल 86 वियतनामी चालक दल के सदस्यों को बचाया। 26 तारीख को सुबह 10 बजे सांशा समुद्री खोज और बचाव उपकेंद्र के अनुसार संकट में फंसे 3 और चालक दल के सदस्यों को बचाया गया। खबर लिखे जाने तक 23 लोग लापता हैं और सांशा समुद्री खोज और बचाव केंद्र खोज और बचाव अभियान चलाने के लिए विभिन्न बलों को संगठित और समन्वित कर रहा है। हाल ही में 2026 चीन के शेतांग में 7वीं ट्रांस हिमालयन इंटरनेशनल रोड साइकिलिंग रेस के लिए आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा की गई कि चीन के खेल प्रशासन, चाइना मीडिया ग्रुप और सरकार स्वायत्त प्रदेश की जन सरकार द्वारा आयोजित ये रेस 1 से 6 अगस्त तक निंगची, ल्हासा, शानान और शिगात्से में होगी। बता दें कि ट्रांस हिमालयन इंटरनेशनल रोड साइकिलिंग रेस 6 बार सफलतापूर्वक आयोजित हो चुकी है और ये शेतांग में आयोजित होने वाला अब तक का सबसे बड़ा और उच्चतम स्तर का अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग इवेंट बन गया है। 7वीं ट्रांस हिमालयी अंतर्राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग रेस 2026 में 18 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टीमों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें 10 अंतर्राष्ट्रीय महाद्वीपीय टीमें और 8 घरेलू महाद्वीपीय टीमें शामिल थी, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक मानकों को प्रदर्शित करती हैं। कोर्स का डिजाइन पठार की अनूठी विशेषताओं को उजागर करता है, जो निंगची, ल्हासा, शानान और शिगात्से शहरों को जोड़ता है और राष्ट्रीय राजमार्ग 318 और 349 का अनुसरण करता है, जिससे बर्फ से ढके दृश्यों का एक प्रवाहमय गलियारा बनता है। 25 जुलाई को 2026 ISSF विश्व कप की महिला 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा आयोजित की गई। चीनी टीम की 16 वर्षीय तो यूक्रेन ने 254.6 के स्कोर के साथ चैंपियनशिप जीती और अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक हासिल किया। इस प्रतियोगिता के क्वालिफाइंग राउंड में तो यूक्रेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम की साथ ही हाल चालू के साथ फाइनल में जगह बनाई। फाइनल शुरू होने के बाद तो यूक्रेन ने अपने पहले शॉट पर 9.9 अंक बनाए, जिससे 5 शॉट्स के बाद वह 8 प्रतियोगियों में 7वें स्थान पर रहे। 25 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेना को उस दिन ईरान के खिलाफ नए हवाई हमले शुरू न करने का आदेश दिया, जिससे लगभग 2 सप्ताह यानी 13 दिनों के दैनिक हमलों का अंत हो गया। सूत्रों के अनुसार पहले ईरान के खिलाफ दैनिक सेना हमले की योजनाओं को मंजूरी देकर, लेकिन 25 तारीख को नई परिचालन योजना बनने के बाद उन्होंने इसके कार्यान्वयन को मंजूरी नहीं दी, बल्कि उस दिन हवाई हमलों को रोकने का आदेश दिया। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है यह निर्णय केवल एक दिन का अस्थायी उपाय है या सौम्य अभियानों का अस्थायी निलंबन है। मामले से परिचित 2 सूत्रों ने बताया कि ट्रंप का ये कदम आंशिक रूप से राजनयिक भाषाओं के लिए अधिक गुंजाइश छोड़ने के लिए था और आंशिक रूप से इसलिए था क्योंकि उसका मानना था कि बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान फिर से शुरू किए बिना मौजूदा हवाई हमले काफी हद तक अपने अधिकतम प्रभावशीलता तक पहुंच चुके थे। हालांकि अमेरिकी सेना अभी भी बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान फिर से शुरू करने के लिए आकस्मिक योजनाएं विकसित कर रही है और अगर ट्रंप आदेश देते हैं तो थोड़े समय में ही हमले फिर से शुरू कर सकती है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने 25 जुलाई को घोषणा की कि रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना को बिजली आपूर्ति करने वाले बंदरगाहों, जहाजों और बिजली संयंत्रों सहित कई ठिकानों पर हमले जारी रखे हैं। यूक्रेनी सेना ने 25 जुलाई को रूस के जापोरिजिया क्षेत्र और बेल्गोरोड ओब्लास्ट में हवाई हमले किए। रेडियो इंटरनेशनल है। आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम।
ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है और आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को। चीनी कहानी कार्यक्रम में आप सभी का बेहद स्वागत है। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आलाई की रचना खोखला पहाड़, जो कि तिब्बत के पहाड़ी इलाके में बसे एक गांव की कहानी है। तो दोस्तों, इस कहानी के पिछले अंक में हमने सुना था कि ची गांव में यह अफवाह फैल गई है कि दोरजी अभी भी जिंदा है और किसी गुफा में है। इस बात के लिए ओल्ड वे केलसांग वांगडू को पकड़ लेता है और उसे नेता के सामने प्रस्तुत करता है। वहाँ जामकन गोन्पो को देख केलसांग वांगडू बेहद क्रोधित होता है और उससे कहता है कि उसने सारी योजना को मिट्टी में मिला दिया है। नेता केलसांग वांगडू और उस जैसे लोगों के लिए एक घोषणा पत्र जारी करना चाहता है, लेकिन ओल्ड वेई उससे कहता है कि उस जैसे लोगों को समझ सरकार को सौंप देना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ, आइए जानने के लिए सुनते हैं कहानी का शेष भाग। ओल्ड वेई ने इससे पहले कभी भी गांव वालों के सामने खुद को इतना अपमानित नहीं महसूस किया था। उसका गला तन गया और वह बहस करने के लिए तैयार दिखा, लेकिन केलसांग वांगडू ने चुपके से उसकी बाह खींचकर उसे चुप रहने का संकेत दिया। हालांकि केलसांग उन दिनों चल रहे राजनीतिक सिद्धांत की गहनता को अच्छी तरह समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उस परिदृश्य में उसे यह बात साफ साफ दिखाई दे रही थी कि उसके वरिष्ठ लोगों के मुकाबले ओल्ड वे का झुकाव ची गांव के प्रति ज्यादा है। ओल्ड वे ने अपना मुंह फेर लिया। उसका चेहरा मौन हो रहा था, जो उसके आम स्वरूप से भिन्न था। उसने केलसांग की ओर और साथ ही सुवोतो तथा जामकन गोन्पो की ओर देखा और गुस्से में बोल पड़ा, मैं क्यों अपना सिर फोड़ रहा हूँ? मुझसे क्या मतलब? तुम ची गांव के लोग हमेशा यह सोचते रहे कि मैं तुम्हारे साथ धोखा कर रहा हूँ, लेकिन अब देखो क्या हो रहा है। गौर से देखो कि यह नेता मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। ओल्ड वे के इस अप्रत्याशित गुस्से से तंबू में मौजूद सभी लोग सख्ते में आ गए थे। काफी देर तक एकदम खामोशी रही और इस दौरान न तो कोई अपनी जगह से हिला, न किसी ने कोई प्रतिक्रिया दी। कोई अगर कुछ भी बोलता तो इससे उसका गुस्सा उबल पड़ता। यही वजह थी कि सब लोग एकदम चुप रहे और बस उसकी ओर एकटक देखते रहे। गांव के तीनों लोग सदमे के भाव से उसकी ओर देख रहे थे, जबकि ओल्ड वे के साथ के कार्यकर्ताओं के चेहरे पर उसके प्रति उपहास का भाव था। थोड़ी देर बाद इस खामोशी से ओल्ड वे को भी घबराहट होने लगी। उसका चेहरा अब लाल से काला होने लगा। उसने अपने हाथों से चेहरे को ढक लिया तथा वहीं आलसी मारकर बैठ गया। इसके बाद वह बहुत धीमी आवाज में बुदबुदाता रहा, माफ करना, मुझे अफसोस है, मैंने एक बार फिर गलती की। एक बार फिर खामोशी तब टूटी जब नेता ने अपनी टेबल पर बड़े जोर से हाथ पटका। गुस्से में उसने कहा, हम सभी जंगल की आग की चपेट में हैं। तुम्हें यह सोचने की जरूरत है कि तुमने अभी किस तरह की गलती की। मैंने पिछड़ेपन की शक्तियों के प्रति हमदर्दी दिखाई। तुमने केवल हमदर्दी नहीं दिखाई है, तुम्हारा समूचा वैचारिक दृष्टिकोण पूरी तरह बर्बादी वाला है। ओल्ड वे ने अपना सिर ऊपर उठाया और लगा कि वह अपने पक्ष में दलील देना चाहता है। उसने कहा, यह उतना बुरा नहीं है जितना समझा जा रहा है। मैंने महज इन लोगों के प्रति हमदर्दी दिखाई है। उसने चीगांव के उन तीनों व्यक्तियों की ओर इशारा किया। नफरत की चिंगारी उसकी आंखों से निकल रही थी। तो क्या तुम यह कहना चाहोगे कि हमें एक संघर्ष बैठक करनी चाहिए, हाँ या नहीं? हाँ। अचानक तंबू में लोगों का ठहाका गूंजा। सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। पता चला कि हंसी का ठहाका लामा जामकन गोन्पो की ओर से आया था, जो अब से कुछ देर तक डर से कांपते हुए एक कोने में उकड़ू बैठा हुआ था। अब सभी लोग उनकी ओर देखने लगे। वह तिब्बती भाषा में धारा प्रवाह कुछ बोलते जा रहा था। अदृश्य तिब्बती से बातचीत बंद करने के बाद वह फिर हंसने लगा, एकदम पहले की तरह। वहां मौजूद नेता हैरानी के साथ सब कुछ देख रहा था।
उसने जानना चाहा कि क्या लामा पागल हो गए हैं। जी हाँ, पागल हो गए हैं। केलसांग ने जवाब दिया, नहीं, यह व्यक्ति पागल नहीं है। सुओपो ने केलसांग की बात का प्रतिवाद किया। तो क्या है? वह वहां बैठकर क्या कर रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे वह कोई धर्म ग्रंथ पढ़ रहा हो। उसके कहने का मतलब क्या है? क्या वह हम लोगों के सामने ही और भी ज्यादा सामंती अंधविश्वास की बातें कर रहा है? तुम अनुवाद करके बताओ कि वह क्या कह रहा है। मैं सुनना चाहता हूँ। नेता को उसकी बकवास पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। सुओपो ने चेतावनी दी। मैं चाहता हूँ कि तुम अनुवाद करो। मैं जानना चाहता हूँ कि वह क्या कह रहा है। ठीक उसी समय ओल्ड फेई को समूचे शरीर में एक दर्द का एहसास हुआ। उसने कुछ बोलने के लिए अपना हाथ उठाया। मुझे नेता से कुछ बताना है। मौसम करवट ले रहा है और ऐसा लगता है कि अभी आसमान बादलों से भर जाएगा और तेज बारिश होगी। आप यकीन मानिए, मौसम की भविष्यवाणी करने के मामले में मेरा शरीर बहुत ही ज्यादा दुरुस्त है। लेकिन नेता की दिलचस्पी महज यह जानने में थी कि जामकन गोनबो क्या कह रहा है, और इसलिए उसने फिर सुओपो को अनुवाद करने का निर्देश दिया। अनुवाद इस प्रकार था। पहले लोग जमकर हंसे और फिर लामा ने जानना चाहा कि आखिर क्यों हर व्यक्ति कुछ खोखले सिद्धांतों को लेकर बार बार बहस करने पर आमादा है। दोरजी पहले ही मर चुका है। दरअसल उसने खुद को मार डाला। उसके अंदरूनी घाव बिगड़ते चले गए क्योंकि उसने अपनी सारी ताकत जादू टोने पर लगा दी। उसने यह सब चीगांव के जंगलों को बचाने के लिए किया। इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि ऐसा करना सामंती अंधविश्वास था या नहीं, और इस पर भी माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है कि क्या उसके जादू का कोई असर हुआ। वह तो अब मर चुका है। क्या यहाँ के कार्यकर्ता सचमुच एक मरे हुए व्यक्ति के खिलाफ संघर्ष चलाना चाहते हैं? अगर वे ऐसा चाहते हैं तो उन्हें फौरन जंगल में जाना चाहिए और उसके मृत शरीर को लेकर आना चाहिए। अगर उन्होंने तय किया कि वह एक मृत व्यक्ति के खिलाफ संघर्ष नहीं करना चाहते, तो दोरजी की जगह पर लामा खुद अपने को प्रस्तुत करने को तैयार है। वे चाहे तो उसके खिलाफ संघर्ष चला सकते हैं। लामा ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा कि हो सकता है कि यह सच हो कि उसने तथा गांव के अन्य लोगों ने अंधविश्वास को बढ़ावा दिया, लेकिन साथ ही यह भी सच है कि वे और उनके कार्यकर्ताओं ने खुद को पागलपन की गिरफ्त में डाल दिया। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आ लाई की रचना ओखला पहाड़ का दूसरा भाग, आकाशीय अग्नि। सुओपो के अनुवाद पूरा करते ही जामकन गोनबो फिर हंसने लगा और उसने टूटी फूटी चीनी भाषा में एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मैं सोचता हूँ कि तुम लोग पागल हो गए हो। इसके बाद अपना सिर ताने और पीठ के पीछे दोनों हाथों की मुट्ठियों को से वह तेजी से तंबू से बाहर निकल गया। नेता ने एक बार और मेज पर हाथ पटका और चिल्लाया, दौड़ो और उसको पकड़ लाओ। 3 आकृतियां तेजी से प्रकट हुई जो उसी 3 सदस्यीय विशेष जांच टीम से संबंध रखती थी जिसे दोरजी का पीछा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वह पिछले कुछ दिनों से बड़े शांत भाव से वहां मौजूद थी, लेकिन ऐसा लगता था कि वे हर जगह मौजूद हैं। उनमें से एक ने दौड़कर नेता के कान में कुछ धीरे से कहा। नेता ने हाथ से इशारा किया और तुरंत जारी किए अपने आदेश को वापस ले लिया। तीनों आकृतियां तंबू से बाहर निकल गईं और चुपचाप लामा का पीछा करने लगी। आग लगने वाली घटना के वर्षों बाद यहाँ जिन बातों का जिक्र किया गया है, उन पर चीगांव में काफी दिनों तक बड़े चटपटे ढंग से चर्चा होती रही। घटना के बाद प्रचारित कहानी के अनुसार दोरजी की मृत्यु ठीक उसी समय हो गई थी जिस समय जामकन गोनबो तंबू में भाषण दे रहा था। जाहिर सी बात है कि तंबू से निकलकर जामकन गोनबो सीधे उस गुफा तक गया जहां दोरजी छिपा हुआ था। बताया जाता है कि जिस समय वह दोरजी के शव के पास पहुंचा,
उस समय भी वह बड़ी बेतकल्लुफी से हंस रहा था। यह भी बताया जाता है कि उस दिन से ही लामा ने अपने सिर के बाल मुड़ाने बंद कर दिए, जबकि उसका सिर हमेशा बालों से रहित चमकता रहता था। उसने अब अपने बाल बढ़ाने शुरू कर दिए थे। उसके बाल इतने बढ़ गए कि किसी ओझा की तरह हवा में लहराने लगे। इसी कहानी के दूसरे हिस्से में बताया गया कि किस तरह अभियान के नेता महोदय अपने कमांड सेंटर में इन अराजक दृश्यों को देखकर बौखला गए थे और मेज पर लगातार अपने हाथ पटकते हुए चीख रहे थे और लोगों से कह रहे थे कि वे फौरन उनकी निगाह से दूर चले जाएं। हालात की गंभीरता को महसूस करते हुए सब लोग वहां से खिसक गए। ओल्ड वेई ने बाहर निकलते हुए अपने हाथ ऊपर किए और अपनी भाव भंगिमा से उसने गुस्से का इजहार किया। इसके बाद चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान लाकर वह केलसांग वांगडू की ओर मुड़ा और बोला, बारिश होने जा रही है। जब तक बारिश होती रहेगी चीजें दुरुस्त हो जाएंगी। केलसांग ने ओल्ड वेई की बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं महसूस की। वह अपने मुंह में किसी कड़वे स्वाद का अनुभव कर रहा था और दुख से उसका दिल बहुत बोझिल हो रहा था। उसने बादलों को देखने के लिए अपना सिर भी ऊपर नहीं उठाया। सुओपो उसके बगल में खड़ा था और उसने सुओपो को कुछ कहते हुए सुना। वाह, ऐसा लगता है कि मौसम के बारे में तुम्हारी भविष्यवाणी बहुत सही साबित हुई। ओल्ड वेई सचमुच आकाश बादलों से भर गया है। केलसांग ने अब आसमान की ओर देखा। उसने गौर किया कि थोड़ी देर पहले जहां भूरा नीला रंग साफ साफ दिखाई दे रहा था, वहां अब घने काले बादलों की कई परतें जमी हुई थी। इसके अलावा जब से आग लगी थी, हवा में एक खुश्की छाई हुई थी और अब उसका स्थान वातावरण की नमी ने ले लिया था। इस कहानी का अगला भाग यह था कि ठीक उसी समय बादलों की गरज के साथ सुओपो बड़े उत्साह से चीख पड़ा, गांव के जंगलों को बचा लिया गया। केलसांग ने तेजी से झपटते हुए सुओपो को पकड़ा और गुस्से से बोल पड़ा, अब कैसे तुम्हारी धुन बदल गई? कब से तुमने यह तय कर लिया कि ये जंगल ची गांव के हैं? तुम्हें अगर महसूस हो कि फायदा होगा तो तुम समूचे गांव को ही बेच डालोगे। सुओपो को बहुत गुस्सा आया, लेकिन जवाब में कुछ कहते कहते वह रुक गया। यह उस नौजवान के स्वभाव के विपरीत था जो सत्ता की भूख से मरा जा रहा था। आकाश से वसंत के पहले बादलों की गरज एक बार फिर सुनाई दी। सब लोग इस गरज से इतने अभिभूत थे कि उन्होंने यह महसूस ही नहीं किया कि हवा ने अपनी दिशा बदल दी है। वैसे यह काम बहुत आसान था, क्योंकि हवा के बदले रुख को समझने के लिए पेड़ों की हिलती टहनियों को देख लेना ही काफी था। केलसांग ने तो बादलों की गरज पर भी ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, मैं समझता हूँ कि जानकन गोनबो ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार दोरजी मर चुका है। मैं उसे देखने जाना चाहता हूँ। तुम लोग चाहो तो इस बात को नेता को बता सकते हो। अगर चाहो तो तुम इसके लिए एक बैठक भी बुला सकते हो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि उस गुफा में दोरजी को मैंने ही छिपाया था और मैंने ही जानकन गोनबो को कहा था कि वह दोरजी के लिए खाना लेकर जाए और उसके घाव का इलाज करे। लेकिन दोरजी खुद जीना नहीं चाहता था। उसने जादू टोने से अपने ऊपर बहुत जोर डाला और जिंदा नहीं रह सका। अब मैं उसे देखने जाना चाहता हूँ। ओल्ड वेई ने केलसांग को कसकर पकड़ लिया और रोकने लगा। तुम नहीं जा सकते और अब इसके लिए संघर्ष विभाग की दूसरी बैठक भी नहीं होगी। अगर उन लोगों ने फिर मीटिंग की और अगर आग रोकने वाले क्षेत्र के निर्माण के कार्य में अब और देर की गई तो आग यहाँ तक पहुँच जाएगी और फिर कोई भी इन जंगलों को नहीं बचा सकेगा। केलसांग ने जवाब दिया, ची गांव के लिए कोई दूसरा मरना नहीं चाहेगा, न तो सुओपो चाहेगा और न मैं। दोरजी के पास नेतृत्व का कोई औपचारिक पद नहीं था, लेकिन वह इस गांव के लिए मरना चाहता था। मैं उसे जाकर अलविदा कहना चाहता हूँ। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आ लाई की रचना खोखला पहाड़ का दूसरा भाग, आकाशीय अग्नि।
किसान गांव के दूसरे सिरे की ओर चल पड़ा, लेकिन पुलिस वालों ने उसे वापस कर दिया। उन लोगों ने यही कहा कि वह गांव से बाहर नहीं जा सकता। उसे एक दूसरे तंबू में ले जाया गया और उसने देखा कि ओल्ड वेई और जामगनगोनबो को पहले से ही यहाँ पुलिस वालों के पहरे में रखा गया है। ओल्ड वेई ने उन पहरेदारों से पूछा कि वे किससे आदेश हासिल कर रहे हैं और अब वे क्या करना चाहते हैं। उन्होंने बड़े उदासीन भाव से कहा, कल तुम तीनों के खिलाफ एक संघर्ष बैठक होगी। बैठक के बाद क्या होगा इसे तुम लोगों से ज्यादा मैं नहीं जानता हूँ। इसके बाद ओल्ड वेई ने कोई भी बात नहीं की। उसने सिर झुकाकर अपनी गोद में डाल लिया और चुपचाप बैठ गया। बाहर अब भी बादलों के गरजने की आवाज सुनाई दे रही थी और बदली हुई दिशा में बड़ी तेज रफ्तार से हवा बह रही थी। ऐसा लगता था कि लंबे समय से वसंत की जिस बारिश का इंतजार था वह अब आने ही वाली है। हर वर्ष लगभग इसी समय पहाड़ों से होकर दक्षिण पश्चिमी हवाएं बहती हैं, जो अपने साथ दूर समुद्र से भारी बारिश लेकर आती हैं। ये बहुत जोरदार होती हैं और इनके साथ बादलों की एक लहर भी आती है, जो अनेक नदियों की नमी साथ लिए होती है। रास्ते में हवा कुछ पहाड़ी इलाकों से गुजरती है और इन इलाकों में पानी का एक हिस्सा छोड़ती है, लेकिन इसकी भरपाई जल्द ही हो जाती है। धीरे धीरे दक्षिण पूर्वी हवा दादू नदी के विशाल घाटी में प्रवेश करती है। दादू नदी की कई शाखाएं हैं और ये उपनदियां अनेक छोटी मोटी पहाड़ियों से गुजरते हुए अंतिम तौर पर दक्षिण पूर्व की दिशा में विस्तार पाती हैं। जैसे ही हवा पहाड़ी क्षेत्र को पार करती है, बारिश शुरू हो जाती है। नमी से भरपूर इस हवा के असर से ही पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र के आदिम कालीन जंगल इतने विशाल और हरे भरे बने रहते हैं। इस हवा का ही यह प्रताप है कि नदी का पानी चारों मौसमों में लबालब भरा रहता है और दक्षिण पूर्व की उपजाऊ जमीन को सिंचित करता है। लेकिन इस वर्ष भारी अग्निकांड की वजह से मौसम सामान्य नहीं था। यह स्थिति केवल इस छोटे ची गांव तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसके प्रभाव में समूचा चीन आ गया था। बाद में उन वर्षों में ची गांव के लोग अक्सर यह चर्चा करते थे कि कैसे दोरजी की मरते ही हवा ने अपनी दिशा बदल दी। बेशक इस तरह की बातें अंधविश्वासों की श्रेणी में आती हैं। हवा का रुख बदलना एक मौसमी परिघटना थी और इस तरह की परिघटनाएं अक्सर होती रहती थी। लोगों ने गौर किया था कि बीते हुए वर्षों में दक्षिण पूर्वी हवा के आते ही बारिश शुरू हो जाती थी, लेकिन यह वर्ष अपवाद साबित हो रहा था। इस वर्ष हवा पहले आई और बारिश इसके बाद। दरअसल इन दोनों के बीच 2 घंटे से ज्यादा का फासला नहीं था, तो भी लोग इसकी चर्चा करते थे। पूर्व में जो जंगल की आग थी, वह हवा के प्रभाव से बड़ी तेजी से शी गांव की ओर बढ़ी। अब तक रुकी हुई आग अविश्वसनीय तरीके से ऐसा रूप लेने लगी थी जिससे लोग हैरान रह गए थे। देखते ही देखते पूर्वी क्षितिज पर आग की लपटें दिखाई देने लगी। ची गांव की समूची हवा इन लपटों ने खींच ली। इसलिए जब अंत में बारिश हुई तो इसका कोई फायदा नहीं हुआ। बारिश का अधिकांश हिस्सा जमीन तक पहुंचने से पहले ही भाप बनकर उड़ गया। जो थोड़ा बहुत पानी जमीन तक आया वह गर्म था और धुएं से गुजरते हुए काला पड़ गया था। इससे बस धरती की सतह पर पड़ी धूल को थोड़ा बहुत अस्त व्यस्त किया। समूचा ची गांव चीख उठा। आसमान को निगल लेने वाली आग थोड़ी धीमी हुई, इसलिए नहीं कि उसे आम आदमी पर दया आ गई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि जबरदस्त विस्फोट से पहले उसे अपनी सारी ऊर्जा एक जगह जुटाने की जरूरत महसूस हुई। भीषण आग और आकाश एक दूसरे के साथ गुथ गए। जब रात के आगमन ने पृथ्वी और आकाश की सीमा रेखा को धुंधला कर दिया, उस समय जंगल की आग ऐसी दिखने लगी जैसे स्वर्ग से कोई जलप्रपात नीचे गिर रहा हो। आकाशीय अग्नि ने कहा, सब कुछ बहुत पहले नष्ट किया जा चुका था, पर तुम प्राणियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। आकाशीय अग्नि ने कहा, डरने की जरूरत नहीं, जो कुछ तुम देख रहे हो वह उसी की बाहरी अभिव्यक्ति है जो तुम्हारे अंदर है। बस
आकाशीय अग्नि ने ची गांव के लोगों से यह भी कहा, हर चीज नष्ट होनी ही है। समस्त जीवन, समस्त संबंध, हृदय की लय, सभी गीत और शोक, सभी हर्ष और विषाद, सभी करुणा और घृणा, सभी विक्षिप्तता और असंतोष, हम सबको खुद ही नष्ट होना है। साथ ही आकाशीय अग्नि ने यह भी कहा, ची गांव के प्राणियों, मुझे सुनो। पृथ्वी और आकाश की इस महाविपत्ति में तुम सबको, चाहे वह धनी हो या गरीब, सम्मानित हो या कलंकित, शांत भाव से यह स्वीकार करना ही होगा कि मृत्यु जीवन की तरह और जीवन मृत्यु की तरह ही है। इस महाविनाश के संध्या राग में सूरज और चांद द्वारा दिए गए प्रकाश में जब सभी तरह के भ्रष्टाचारों और बुराइयों का खात्मा किया जाएगा, तुम अपने हृदय के शुद्ध किए हुए क्षेत्र में एक नए विश्व का सृजन करोगे। क्या ची गांव के लोगों ने समझा? वे बस अपने आतंक को जानते थे और कैसे चीखे इसे जानते थे। अभी भी अपने विश्व की नश्वरता में उलझे इन लोगों को भय में उत्तेजना की अनुभूति होती थी। प्रकृति की रहस्यमय शक्ति को उद्घाटित करने में अकथनीय आनंद मिलता था। जानवर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, जबकि चिड़िया चीखती हुई रात के आकाश में बहुत ऊंचाई तक निकल जाती थी। बैठने के लिए उन्हें पेड़ों की शाखाएं नहीं मिल रही थी और वे हार कर फिर अपने घोंसलों की ओर लौटती, लेकिन भय से चीखते हुए उन्हें अंधेरे में आकाश की ओर ही जाना पड़ता। एक और भीषण धमाका हुआ, जो देखने से लगता था जैसे सूरज की सतह पर हुआ हो और आग की दीवार भराते हुए जमीन पर गिर पड़ी। गिरते समय इसने रात के आकाश को चिंगारियों से भर दिया। लगा जैसे किसी ने आतिशबाजी छोड़ी हो। आग ने जमीन को चूमा और अनेक पहाड़ियों तथा घाटी के बीच एक लंबा पर्दा खींच दिया। बाढ़ के पानी की तरह यह बगैर किसी रोक टोक के ची गांव की ओर बढ़ा, रास्ते में पड़ने वाली हर चीज को दफनाते हुए। अब कहीं जाकर लोगों को यह महसूस हुआ कि सचमुच आग उनकी ओर बढ़ती चली आ रही है। ची गांव पहले से ही तमाम तंबुओं से भर गया था और ऐसा लगता था जैसे चींटियों के घरों की भरमार हो गई है। लाउड स्पीकरों से लगातार शोर सुनाई दे रहा था। हर तरफ रोशनी जली हुई थी। हर मशीन जो चिल्ला सकती थी चिल्ला रही थी। हर व्यक्ति पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा था। नए नए दस्ते बनाए जा रहे थे और कमांड सेंटर से नेता के निर्देश जोर जोर से प्रसारित हो रहे थे। इस बीच ओल्ड वे तथा अन्य लोग अभी भी कई पुलिस अफसरों की निगरानी में कैंप के अंदर ही थे। नेता की चीख सुनकर के संगवांगदू को लगा कि यह कोई परिचित आवाज है। उसने कहा, मुझे लगता है कि मैंने इस तरह बात करते पहले किसी को सुना है। जामगन गोनबो ने अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि फिल्मों में एकदम आखिर में सरकारी अधिकारी इसी तरह बोलते रहते हैं। सख्त चेहरे वाले पुलिस के जवान भी इस पर अपनी हंसी नहीं रोक पाए और थोड़ी देर के लिए तंबू के अंदर वातावरण सहज हो गया। ओल्ड वेई ने उन लोगों से पूछा, तुम लोग यहाँ हमारी निगरानी करने के लिए क्यों मंडरा रहे हो? हमें तो आग का मुकाबला करने के लिए पहाड़ पर होना चाहिए। ये लोग किसी जमाने में ओल्ड वे के माथात हुआ करते थे, लेकिन अभी न तो उनके चेहरे पर कोई मुस्कान आई और न वे वहां से थोड़ा भी खिसके। ओल्ड वे ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम इत्मीनान से रह सकते हो। मैं गारंटी देता हूँ कि मैं यहाँ से नहीं भागूंगा। कृपया जाओ, अपने नेता से बात करो और उसे कहो कि इस नाजुक घड़ी में वह मुझे एक मौका दे, ताकि मैं अपने को साबित कर सकूं कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं भी पहाड़ पर जाना चाहता हूं और आग बुझाने के काम में लगना चाहता हूं। उन पहरेदारों के अंदर किसी तरह की हरकत नहीं हुई। ओल्ड वे ने फिर कहा, अच्छा, यह कैसा रहेगा? अगर तुम महसूस करते हो कि तुम मुझे आग बुझाने के लिए जाने देना नहीं चाहते हो, तो मुझे यह जिम्मेदारी दे दो कि मैं इन दोनों की निगरानी करूं और तुम खुद आग बुझाने चले जाओ। हमारे मुकाबले वहां तुम्हारे लोग ज्यादा हैं, इसलिए यहाँ रहने के बजाय तुम्हारा वहां रहना ज्यादा फायदेमंद है। जामगन गोनबो एक बार फिर दिल खोलकर हंसा
और फिर अपनी जगह से खड़ा होकर दरवाजे की ओर बढ़ा। एक पुलिस वाले ने तेजी से अपनी बंदूक निकाल ली। गोंबो उसे देखने के लिए पलटा। उसे देखकर हंसते हुए उसने कहा, बेटे, मैं बहुत दिन जिंदा रह चुका हूँ। अगर तुम गोली मारना चाहते हो तो आगे बढ़ो और मुझे गोली मार दो। ठहरो, जहाँ पर हो वहीं खड़े हो जाओ और फिर वापस आओ। मैं वापस नहीं आऊंगा। मैं दोरजी को उस गुफा में अकेले पड़े रहने नहीं दूंगा। यह बहुत अफसोसजनक होगा। जिस आदमी ने सारी जिंदगी चीगांव को बचाने में लगा दी, उसे मैं इस तरह जाने नहीं दूंगा कि मरने के बाद उसका कायदे से अंतिम संस्कार भी ना हो और उसकी आत्मा को शांति भी ना मिले। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आ लाई की रचना खोखला पहाड़ का दूसरा भाग, जिसका नाम है आकाशीय अग्नि। जामकन गोंबो ने दरवाजे पर टंगा पर्दा खिसकाया, जिससे आग की लाल रोशनी तंबू के अंदर प्रवेश कर गई। मैं तुम्हें साफ शब्दों में बता रहा हूँ, गोंबो ने कहा। मैं बाहर जा रहा हूँ और दोरजी की आत्मा की शांति के लिए मैं वहाँ धर्म ग्रंथों का कुछ पाठ करूँगा। जिस पुलिस वाले ने बंदूक निकाली थी, उसके माथे पर पसीना छलछला आया। उसने पसीना पोंछा और फिर अपनी ही गन को वापस बेल्ट में लगा दिया। उसने कहा, यह आदमी तो पागल है। किसी ने यह नहीं सोचा था कि जामकन गोंबो वापस आएगा, लेकिन वह वापस आया। कुछ ही सेकंड बाद। कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें मैंने अब तक प्रोडक्शन टीम के नेता को नहीं बताया है। उसने केलसांग की ओर देखते हुए कहा, दोरजी के बारे में तुम्हें खुद बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तुमने उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी तो यह तुमने सबसे सही काम किया। दरअसल प्रोडक्शन टीम के नेता के रूप में अपने समूचे जीवन काल में तुमने जो भी काम किए हैं, उनमें सबसे अच्छा काम यही था। जहाँ तक दोरजी के अंतिम संस्कार की व्यवस्था का सवाल है, इस बारे में तुम जो बातें कहोगे उसे जनता नहीं समझ पाएगी। उसे मदद करने का अब और कोई उपाय नहीं है। पुलिस वाले ने इस बार फिर अपनी गन नहीं निकाली। अब जामकन गोंबो सचमुच चला गया था। केलसांग वांगडू लगातार चुप बैठा था, लेकिन जब लामा वहां से रवाना हो गया तो वह किसी जंगली जानवर की तरह दहाड़ने लगा। मुझे भी जाने दो। सभी पुलिसकर्मियों ने अपने हाथों में बंदूकें उठा ली। मैं अपने गांव को बचाना चाहता हूँ। क्या इसके लिए तुम सब लोग मुझे गोली मारोगे? पुलिस वाले उसके ऊपर टूट पड़े। एक ने उसके सिर को कसकर पकड़ लिया, जबकि दूसरे ने उसकी बाहों को मरोड़कर पीठ से लगा दिया। लेकिन एक भारी चीख के साथ केलसांग भी किसी घायल जानवर की तरह लड़ने लगा। थोड़ी देर तक संघर्ष चलता रहा और फिर पुलिस वाले जमीन पर पड़ गए। ओल्ड वेई ने उनसे इशारा कर उन्हें उठने को मना किया और खुद केलसांग के पास जाने की कोशिश की। उसने अपने होठों की मदद से ऐसी आवाज निकाली जैसे गांव के लोग किसी अनियंत्रित पालतू जानवर को शांत करने के लिए निकालते हैं। जैसे ही वह केलसांग के निकट पहुंचा, उसे किसी ने धक्का देकर फर्श पर पटक दिया। इसके बाद केलसांग एक पुलिस वाले को पकड़कर खींचते हुए तंबू से बाहर निकला और सीधे कमांड सेंटर वाले तंबू में गया, जहां तैनात किए जाने के लिए नए दस्तों का निर्माण हो रहा था। उसने पुलिस वाले की बंदूक निकाली और झटके से नेता की मेज पर उसे रख दिया। फिर उसने कहा, अगर मैं दोषी हूं तो इस पुलिस वाले को आप आदेश दीजिए कि वह मुझे गोली मार दे। अगर मैं दोषी नहीं हूं तो मुझे रिहा कीजिए। मैं यहाँ ऐसे समय जब आग तेजी से मेरे गांव के करीब आती जा रही है, बगैर कुछ किए चुपचाप नहीं बैठ सकता हूँ। मैं ऐसा होते चुपचाप नहीं देख सकता। बदतमीज, नेता ने चिल्लाकर कहा। काउंटी की क्रांतिकारी समिति और फायर फाइटिंग कमान के नाम पर मैं तुम्हें तुम्हारे पद से बर्खास्त करता हूँ। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि मैं प्रोडक्शन टीम का नेता रहूं या ना रहूं। मैं चाहता हूँ कि मुझे बाहर जाने दिया जाए ताकि मैं आग बुझा सकूं। इस आदमी को बाहर निकालो। हम लोग एक मीटिंग कर रहे हैं।
सुओपो और जन मिलिशिया के एक और सदस्य ने उसकी ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अपनी ताकत के बल पर केलसांग ने उन्हें धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। मीटिंग कर रहे हैं, केलसांग ने चिल्लाकर कहा। मीटिंग कर रहे हैं? अगर इस तरह से थोड़ी कम मीटिंग हुई होती तो शायद हम आज इतनी खतरनाक स्थिति में नहीं फंसे होते। इस आदमी को बांधकर हमारे सामने पेश किया जाए। तंबू में मौजूद लगभग सभी लोग हरकत में आ गए। केलसांग अभी भी किसी गुस्सैल जानवर की तरह लड़ रहा था, लेकिन तादाद में ज्यादा होने की वजह से उन्होंने उसे जमीन पर पटक दिया था और रस्सियों से बांध दिया था। केलसांग अब भी चिल्ला रहा था, इसलिए उन लोगों ने उसके मुंह पर कसकर एक तौलिया बांध दिया। दूर आग की दीवार एक बार और ऊंची उठी। तंबू में मौजूद सभी लोग महसूस कर रहे थे कि तंबू के अंदर की हवा किस तरह दूर की लपटों की हर फड़फड़ाहट के साथ कंपन पैदा कर रही थी। ऐसा लगता था कि जल्द ही हवा में ऐसा कुछ बचा नहीं रहेगा कि वे सांस ले सके। इस बैठक में सुओपो को एक नए पद की जिम्मेदारी सौंपी गई, ची गांव के प्रोडक्शन टीम का नेतृत्व। नए नेता के रूप में उसकी पहली ड्यूटी आग बुझाने वाले दस्ते का पहाड़ पर नेतृत्व करने के लिए कुछ गाइड उपलब्ध कराना था। अब रात के अंधेरे में गांव की गाइड टीम को सही अर्थों में नेतृत्व का काम करना था। एक कदम भी गलत पड़ने का अर्थ था समूचे दस्ते का इस प्राचीन जंगल में रात भर भटकना। इन सारे वर्षों के दौरान सुओपो ने केलसांग वांगडू को एक नकारा व्यक्ति समझा था। उसने हमेशा यह सोचा कि केलसांग के मुकाबले वे प्रोडक्शन टीम के नेता के रूप में बेहतर उम्मीदवार होता, लेकिन यह कभी नहीं सोचा था कि इन हालात में उसे यह जिम्मेदारी मिलेगी। पिछले कुछ दिनों में कई चीजों के बारे में उसकी राय बदली है, लेकिन आज अचानक उसके सामने यह अवसर ऐसे समय आया जब वह इसके लिए एकदम तैयार नहीं था। उसे अच्छी तरह पता था कि आग रात तक वहां पहुंच सकती है और जिस दस्ते को उसने घने काले जंगल में भेजा वह उसका मुकाबला शायद ही कर सके। ऐसा लगता था कि नेता को भी यह पता था, हालांकि वह बढ़ती हुई आग की ओर सीधे देखने का साहस नहीं कर रहा था। शायद उसे पता था कि अगर उसने ऐसा किया तो उसके पास यह सोचने के अलावा कोई उपाय नहीं रहेगा कि इस तरह के खतरे को देखते हुए कोई तैयारी नहीं की जा सकी। मेज पर एक नक्शा फैला कर रखा गया था जहां सुओपो बैठा था और उसी मेज के इर्द गिर्द वह टहलता रहा। उसने सुओपो के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारी देखरेख में जो गाइड गए हैं अब उनके हाथों में ही पूरी तरह यह जिम्मेदारी है कि आग बुझाने वाला हमारा दस्ता सही सलामत वापस लौटे। केलसांग वांगडू को छोड़कर उस तंबू में सुओपो से बेहतर और कोई यह नहीं समझ रहा था कि इतने सारे लोग जो पहाड़ पर गए हैं वे कितने बड़े खतरे के बीच में हैं। लेकिन सुओपो नेता के आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकता था, किसी भी हालत में नहीं। नेता ने एक बार कहा था कि सुओपो एक ऐसा नौजवान है जिसके सामने शानदार भविष्य पड़ा हुआ है और यह तब तक बना रहेगा जब तक कि संकट की घड़ी में वह इस परीक्षा को पास नहीं कर लेता। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी खोखला पहाड़ बस यहीं तक, लेकिन अगले अंक में भी हमारी यह कहानी जारी रहेगी। इसी के साथ ही हमारा आज का यह अंक यही समाप्त होता है। तो अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है।
दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि वर्षा उत्पन्न करने के लिए सभी लोग वानर से सहायता मांगते हैं। वानर भी मदद करने को तैयार हो जाता है। वानर वर्षा करवाने के लिए ड्रैगन राज को बुलाता है, पर ड्रैगन राज वर्षा करने से मना कर देता है, क्योंकि वह कहता है कि बिना देवलोक के आदेश के वह वर्षा नहीं कर सकता। इसलिए वानर राज देवलोक के लिए चल पड़ता है। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। वानर से पूछे जाने पर कि वह धर्म सूत्रों को ले आए हैं, जवाब मिला, जल्दी ही ले आएंगे। हम लोग भारत के सीमावर्ती फंगशेन जनपद में पहुंच चुके हैं। वहां पिछले 3 सालों से एक बूंद भी बारिश नहीं हुई। लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं वर्षा उत्पन्न करके उन्हें बचाने के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने ड्रैगन राज को बुला लिया, लेकिन उसने मुझे बताया कि दैवी आदेश के बिना वह अपनी मर्जी से वर्षा नहीं कर सकता। यही वजह है कि मैं जेड सम्राट से मुलाकात करने और आदेश जारी करने का निवेदन करने यहाँ आया हूँ। देवराज ने कहा, मैं नहीं समझता कि वहाँ वर्षा हो सकती है। मैंने अभी सुना है कि फंगशेन के जनपद प्रशासक ने बड़ा लज्जाजनक व्यवहार किया है और मानव लोक और देवलोक दोनों को अपमानित किया है। जेड सम्राट को यह जानकर बहुत बुरा लगा और उन्होंने तुरंत एक चावल का पहाड़, एक आटे का पहाड़ और एक विशाल सोने का ताला रच डाला। जब तक इन तीनों को धराशायी नहीं किया जाएगा या तोड़ा नहीं जाएगा, तब तक वहाँ वर्षा नहीं होगी। देवराज की सारी बात वानर नहीं समझ पाया। उसने जेड सम्राट से मुलाकात करने की मांग की। देवराज को उसे रोकने की हिम्मत नहीं हुई और वानर को अंदर जाने दिया। वानर सीधा ब्रह्मांड प्रकाश महाकक्ष में जा पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात 4 महान स्वर्ग शिक्षकों से हुई। उन्होंने वानर से पूछा, महान मनीषी, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? वानर ने जवाब दिया, खान महाभिक्षु की रक्षा करता हुआ मैं भारत की सीमा पर स्थित फंगशेन जनपद में पहुंच गया हूँ, जहाँ सूखे का प्रकोप है। वहाँ का जनपद प्रशासक वर्षा कराने के लिए जादूगरों से प्रार्थना करने का अनुरोध कर रहा है। मैंने ड्रैगन राज को बुलाकर उसे वर्षा कराने का आदेश दिया, लेकिन उसने बताया कि वह जेड सम्राट के आदेश के बिना अपनी मर्जी से वर्षा नहीं करा सकता। मैं यहाँ जेड सम्राट का आदेश लेने आया हूँ, ताकि लोगों की तकलीफों को दूर किया जा सके। 4 महान स्वर्ग शिक्षकों ने कहा, किंतु वहाँ तो वर्षा हो ही नहीं सकती। वानर बोला, वर्षा हो सकती है या नहीं, इसकी मुझे चिंता नहीं। क्या आप मुझे एक अभिवेदन प्रस्तुत करने के लिए अंदर जाने का कष्ट करेंगे, ताकि मैं यह जान सकूं कि मैं सम्राट की कृपालुता से लाभान्वित हो सकूंगा या नहीं? यह सुनकर स्वर्ग शिक्षक ने श्वेन वंग ने उत्तर दिया, जैसा कि कहावत है, उस मक्खी का क्या कहना जिसे पर्दे के बदले जाली की जरूरत होती है। स्वर्ग शिक्षक श्वी चिंगयांग ने कहा, फिजूल की बातें बंद करो, इसे अंदर ले जाओ। च्यू होंगची, चांग ताओलिंग के श्वेन वंग और श्वी चिंगयांग वानर को चमत्कारी धुंध पक्ष के बाहर ले गए और वहां से सूचना दी, सम्राट सुनखुन भारत के फंगशेन जनपद में पहुंच गया है। वह वहां वर्षा कराना चाहता है। इसके लिए वह आपसे आदेश जारी कराना चाहता है। जेड सम्राट ने जवाब दिया, आज से 3 साल पहले 12वें मास की 25वीं तारीख को, जब हम अनगिनत स्वर्ग लोकों का निरीक्षण कर रहे थे और तीनों विश्वों की यात्रा कर रहे थे, तो हम किसी एक नगर में पहुंचे। हमने देखा कि वहां का जनपद प्रशासक शांगक्वान बड़ा दुष्ट है। उसने देवलोक के लिए आए हुए शाकाहारी चढ़ावे को कुत्तों को खिला दिया, गंदी गंदी गालियां दी और सम्राट द्रोह का अपराध किया। यही कारण है कि हमने उन 3 चीजों को धूप कक्ष में स्थापित कर दिया। सुनखुन को ये चीजें दिखा दीजिए। जब इन तीनों चीजों का समय पूरा हो जाएगा तो हम अपना आदेश जारी कर देंगे, किंतु जब तक वह पूरा नहीं होता तब तक तुम लोग इस मामले में दखल ना देना, जिसका तुमसे कोई सरोकार नहीं है। जब 4 महान स्वर्ग शिक्षक वानर राज को धूप कक्ष के अंदर ले गए तो उसने देखा लगभग 100 हाथ ऊंचा चावल का पहाड़ और लगभग 200 हाथ ऊंचा आटे का पहाड़ खड़ा है।
चावल के पहाड़ के पास मुट्ठी के बराबर एक चूजा चावल चुग रहा था, कभी जल्दी जल्दी और कभी धीरे धीरे। आटे के पहाड़ के पास सुनहरे बालों वाला एक कुत्ता अपनी जीभ से आटे को चाट रहा था, कभी जल्दी जल्दी और कभी धीरे धीरे। उसके बाईं ओर एक सोने का ताला लटका था जो एक हाथ 3-4 अंगुल लंबा था। ताला एक लोहे के फ्रेम पर टंगा हुआ था। ताले का अर्गला उंगली के बराबर मोटा था और उसके नीचे एक दीपक रखा हुआ था जिसकी लौ अर्गले को ताप दे रही थी। वानर को यह सब समझ नहीं आया, इसलिए उसने पीछे मुड़कर स्वर्ग शिक्षकों से पूछा, इसका क्या मतलब है? स्वर्ग शिक्षकों ने बताया, जब उस दुष्ट ने देवलोक को अपमानित किया तो जेठ सम्राट ने इन तीनों चीजों की स्थापना की। फंग श्वेन में वर्षा केवल तभी होगी जब चूजा सारा चावल खा लेगा, कुत्ता सारा आटा चाट जाएगा और दीपक ताले के अर्गले को गला देगा। जब वानर ने यह सब सुना तो डर के मारे उसका रंग पीला पड़ गया। उसे सम्राट के समक्ष अभिवेदन प्रस्तुत करने की हिम्मत नहीं हुई। परेशान होकर उसने राजप्रासाद के महाकक्ष से प्रस्थान कर दिया। 4 महान स्वर्ग शिक्षकों ने कहा, इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है महान मनीषी। यह एक ऐसा मामला है जिसे नेकी के जरिए सुलझाया जा सकता है। अगर किसी नेक विचार ने देवलोक को हिला दिया तो चावल और आटे के ये पहाड़ एकदम धराशायी हो जाएंगे और ताले का अर्गला टूट जाएगा। अगर आप जनपद प्रशासक की नेकी के मार्ग पर लौटने के लिए मना लेंगे तो सब प्रकार के वरदान खुद ब खुद प्राप्त होने लगेंगे। वानर ने यह सलाह मान ली और चमत्कारी धुंध कक्ष में जाकर जेठ सम्राट से विदा लेने के बदले वह सीधा मानव लोक और उसके सामान्य मरणशील लोगों की ओर चल पड़ा। पलक झपकते ही वह देवलोक के पश्चिमी दरवाजे पर पहुंच गया, जहां उसकी मुलाकात देवराज लोकपाल से फिर एक बार हुई। देवराज ने उससे पूछा, क्या आप सम्राट का वह आदेश ले आए हैं जिसे लेने आप गए थे? वानर ने उसे चावल और आटे के पहाड़ों और धातु के ताले के बारे में बता दिया। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आपकी बात बिल्कुल सही निकली। जेठ सम्राट ने आदेश देने से मना कर दिया। अभी अभी स्वर्ग शिक्षकों ने मेरी विदाई के समय मुझसे कहा है, सम्राट के वरदान प्राप्त करने का रहस्य यह है कि संबंधित व्यक्ति को नेकी के रास्ते पर लौटने के लिए राजी कर लिया जाए। यह कहने के बाद वानर ने उससे विदा ली और अपने मेघयान में सवार होकर मानव लोक की तरफ चल पड़ा। जनपद प्रशासक सांचांग, शुकर, भिक्षु रेतात्मा और सभी छोटे बड़े अधिकारियों ने वानर का स्वागत किया और उसे चारों तरफ से घेर कर सवाल पूछने लगे। तब वानर ने चिल्लाकर जनपद प्रशासक से कहा, अरे दुष्ट, यहाँ के लोग केवल इसलिए यातनाएं भुगत रहे हैं क्योंकि आज से 3 साल पहले 12वें मास की 25वीं तारीख को तुमने देवलोक और मानव लोक को अपमानित किया था। यही वजह है कि यहाँ वर्षा अब भी नहीं हो रही। यह सुनकर जनपद प्रशासक बेहद घबरा गया और जमीन पर लेटकर साष्टांग प्रणाम करता हुआ बोला, गुरुदेव, आपको आज से 3 साल पहले की घटना का पता कैसे चला? वानर ने पूछा, तुमने देवलोक के लिए समर्पित शाकाहारी चढ़ावे को कुत्ते को क्यों खिला दिया था? सारी बात मुझे सच सच बता दो। तुम्हारे कंधे पर है पोटली, मेरे हाथों में घोड़े की लगाम। आगे चलते हैं हम पश्चिम की ओर, सूर्यास्त से सूर्योदय तक। रास्ते में मुकाबला करते हैं दैत्यों और दानवों के साथ। फिर आगे चलते हैं हम पश्चिम की ओर, साल दर साल करते हैं पवित्र यात्रा बड़े साहस के साथ पश्चिम की ओर।
यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।